हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपी पीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 6 है। यहाँ पर हम प्रदेश सरकार की कृषि से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है गाय भैंस पालन और दुग्ध विकास से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो गाय भैंस पालन और दुग्ध विकास है, ये सब आपका एग्रीकल्चर में आ जाता है, यानी ये कृषि कार्यों से जुड़े हुए ही क्रियाकलाप हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे प्रदेश की जो कार्यकारी जनसंख्या है, कार्यकारी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यानी हमारे प्रदेश की 59.3% जो कार्यकारी जनसंख्या है ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ये बात हमने कल देखी है। पशुपालन राज्य में खेती के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला व्यवसाय है। प्रदेश सरकार ने बहुत सारी नीतियां, योजनाएं और समय समय पर कार्यक्रम लाए हैं ताकि प्रदेश में गाय भैंस पालन को प्रोत्साहन दिया जा सके और दुग्ध विकास को बढ़ावा मिल सके। तो इसी क्रम में आपका एक यहाँ पर प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बनाया गया है। तो ये क्या करेगा, देखिए ये प्रादेशिक जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, ये प्रदेश में दुग्ध और दुग्धशाला के विकास हेतु 1962 में इसका गठन किया गया है। यानी 1962 में इसको गठित किया गया है। इस फेडरेशन के जो मुख्य कार्य हैं, इनमें ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करना है और उनके माध्यम से दुग्ध का उपार्जन करना, दुग्ध का संग्रहण करना, प्रसंस्करण करना और दुग्ध उत्पाद का निर्माण और वितरण आदि कार्य इसके जिम्मे सौंपे गए हैं। ऑपरेशन फ्लड जो आपके यूपी में चलाया गया था, फ्लड 1, वो भी इसी के तहत संचालित किया गया था। यानी ऑपरेशन फ्लड 1 हमारे यूपी में जो स्टार्ट किया गया था 1973 में, तो वो इसी के तहत स्टार्ट किया गया था। आपका एक नोएडा में डेयरी लगी हुई है, नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट जो लगाया गया है वो भी इसी फेडरेशन के अंतर्गत है और यहाँ से दिल्ली को दूध की सप्लाई ये भी की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं राज्य दुग्ध परिषद की। देखिए राज्य दुग्ध परिषद, इसका भी स्थापना जो है ये एक नियमित निकाय के रूप में इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, लाइसेंसिंग, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण और उत्पादक विनियमन आदेश लागू करना, ये कुछ इसके कार्य हैं। इसके साथ ही अपने यहाँ 1976 में ही दुग्ध विकास विभाग भी बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर दुग्ध संघ की बात कर लें कि प्रदेश में कितने दुग्ध संघ कार्यरत हैं। तो प्रदेश और देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना जो है सबसे पहले 1938 में लखनऊ में की गई थी। यानी समूचे भारत में सबसे पहले जो दुग्ध संघ स्थापित किया गया था वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, वो भी 1938 में, यानी आज़ादी से पहले, और वो भी लखनऊ में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में प्रदेश के कुल 59 दुग्ध संघ कार्यरत हैं और इनमें से 40 दुग्ध संघ जो हैं और एक नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट का संचालन जो है ये पीसीडीएफ यानी प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। और बाद बाकी जो बचे हुए 19 हैं उनका जो है निगमन जो है राज्य दुग्ध परिषद कर रहा है। 1970-71 की हम बात करें तो 1970-71 में केंद्र सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध आप लोग जानते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसके तहत 1973 में राज्य के 3 जिले हैं, वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरुआत की गई है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि जो अपने यूपी में ऑपरेशन फ्लड 1 चलाया गया था तो उनमें सबसे पहले कौन कौन से जिले शामिल थे। तो यहाँ पर 3 जिले उस समय शामिल थे, एक तो वाराणसी था, दूसरा मेरठ था और तीसरा बलिया था। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा वाला जो चरण है इसकी अवधि रही है 1982 से लेकर 83 और फिर 87 तक रही है। और तीसरे वाले चरण की अवधि रही है 87 से लेकर 96-97 तक रही है। इसमें प्रदेश के 30 जिलों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था और आज भी इस योजना का जो विस्तार कहीं ना कहीं जारी है। यानी ऑपरेशन फ्लड की जो योजना है वो आज भी जारी है, लेकिन इसका जो पहला चरण स्टार्ट हुआ है वो आपके यूपी के 3 जिलों से स्टार्ट हुआ है, वाराणसी, मेरठ और बलिया से। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला ही चरण है क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले चरण से ही संबंधित होते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र मथुरा जिले में स्थापित किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अपने अगर पूछा जाए कि प्रदेश में सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो आप बता देंगे मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र की स्थापना कन्नौज जिले में की गई है। यानी आप लोग जो आपका जो गौ दुग्ध का जो संयंत्र है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, यूपी में कन्नौज में की गई है। यानी ये कन्नौज ये वाला जिला है आपका, कानपुर से लगा हुआ, फर्रुखाबाद कानपुर के बीच में ये कन्नौज है आपका। अब है आपकी दुग्ध नीति 2018। देखिए प्रदेश सरकार ने प्रसंस्कृत दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रति व्यक्ति दूध की खपत को बढ़ाने के लिए दुग्ध नीति जो है 2018 लागू की है।
अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में दुग्ध नीति कब लागू हुई है तो आप बता देंगे सन 2018 में लागू की गई है। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है, ये परियोजना है एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, और ये पूरी तरह से 100% केंद्र प्रायोजित परियोजना है, यानी इसमें स्टेट की कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है। ये नॉन ऑपरेशन फ्लड परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन और रोजगार का सृजन करना। तो ये भी योजना हमारे यूपी में चल रही है। अब देखिए, कुछ पुरस्कार योजनाएं भी सरकार ने चलाई हैं ताकि जो किसान हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके, उन्हें बढ़ावा मिल सके और वो प्रेरित हों। तो एक है आपकी नंद बाबा पुरस्कार योजना। प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से ये वाली योजना चलाई गई है। और इस योजना के तहत दुग्ध संघ को देसी नस्ल की गाय, देखिए ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा पशु रखा गया है, यहाँ पर महेशवंशी पशु नहीं रखे गए हैं, यानी कि जो आपका भैंस वर्ग वाले पशु हैं वो नहीं रखे गए हैं। नंद बाबा, चूंकि नंद बाबा का नाम आप लोग जानते हैं, ये कृष्ण से जुड़ा हुआ है। नंद बाबा का मतलब आप समझ रहे हैं, और नंद बाबा का जो फेवरेट पशु था वो गाय था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो योजना है ये देसी नस्ल की गाय की दूध के लिए योजना है, ना कि भैंसों के लिए। तो ये जो बारीक बारीक से अंतर हैं यही आपको याद रखने हैं, क्योंकि पुरस्कार का नाम ही ऐसा है, तो आपको ऑब्वियस सी बातें दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। नंद बाबा का संबंध गौवंश से है, ना कि महेश वंश से। तो देसी नस्ल की गाय के दूध की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाले 3 उत्पादकों को प्रदेश स्तर पर 1 लाख और जिला स्तर पर 51,000 रुपये और सील्ड और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है, यहाँ पर ही बताया गया है। लेकिन किसके लिए है ये? देसी नस्ल की गाय का जो दूध का सर्वाधिक उत्पादन करेगा उसको प्रदान किया जाएगा, भैंस वाले को नहीं। अब एक और योजना चलाई जा रही है, यह है गोकुल पुरस्कार योजना। ये भी प्रोत्साहन देने के लिए है। इस योजना में जो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक हैं उनको चुना गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, और इस वाले में क्या है, जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से जो दुग्ध का उत्पादन कर रहे हैं उन लोगों को इसमें चुना गया है। तो इस योजना में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले को क्रम से 1.5 लाख, 1 लाख 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी फर्स्ट पर जो रहेगा उसको 1.5 लाख रुपये, सेकंड पर जो रहेगा उसको 1 लाख, और थर्ड स्थान पर जो रहेगा उसको 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। अब एक और योजना है आपकी, यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना। तो देखिए, ये जो परियोजना है ये पुरानी परियोजना का नाम बदलकर नई परियोजना बनाई गई है। तो कामधेनु डेयरी योजना की जगह योगी सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, यानी कामधेनु जो डेयरी योजना है इसको रिप्लेस करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छोटी छोटी इकाइयों से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब देखिए, इसमें किसी एक इकाई की जो लागत आंकी गई है वो करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है, जिसमें से केवल 15% जो है वो जो भी यानी पशुपालक होगा उसको जमा करने होंगे। यानी 4 लाख रुपए में 15% यानी 60,000 रुपये कौन जमा करेगा? पशुपालक जमा करेगा, और बाद बाकी जो 3,40,000 रुपये हैं ये बैंक की तरफ से इसका लोन मिलेगा। तो ये वाली योजना है। अब हम यहाँ पर नई कृषि नीति 2013 के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें सरकार ने किन किन प्रावधानों को शामिल किया है। 28 फरवरी सन 2013 को नई कृषि नीति को मंजूरी दी गई है, और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, समुचित पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति को विकसित एवं बहुप्रचारित कर कृषक की आय में वृद्धि करना। यानी कहीं ना कहीं जो पर्यावरण हितैषी कृषि की बात की गई है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक जो खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती का नाम आपने सुना होगा, जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। पूरा जो कृषि पद्धति है वो ऑर्गेनिक तरीके से संचालित होती है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि कहीं ना कहीं रासायनिक पद्धति वाली जो कृषि पद्धति है वो काफ़ी महंगी भी पड़ती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो प्रतिकूल होती है। जबकि ऑर्गेनिक वाली में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी खाद वगैरह इस्तेमाल की जाती है, तो गोबर खाद या फिर जो कृमि वाली खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट इसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तो ये पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी भी है और इसमें लागत भी कम आ रही है और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान कम पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और संरक्षण, यानी जो सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत है उसका पालन करते हुए ये यहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन की बात कर रहे हैं। यानी सतत पोषणीय विकास में क्या है, उसमें मतलब यही तो होता है कि आपकी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और भविष्य के लिए संसाधन बचे भी रहें, यानी आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन भी बचे रहें। तो यहाँ पर वो सिद्धांत भी इसमें शामिल किया गया है। अब आपकी कृषि निर्यात नीति 2019 है, जैसा कि नाम के आगे लिखा हुआ है कृषि निर्यात नीति,
यानी कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं उनको निर्यात करने से संबंधित नीति है जो कि 2019 में लाई गई है। इसका उद्देश्य जो है किसानों की इनकम में वृद्धि करना है, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना है, निर्यात योग्य उत्पादों और वैश्विक अवसरों से जुड़ी जानकारी को किसानों तक पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य है। इस नीति के जरिए प्रदेश सरकार की मंशा राज्य से होने वाले कृषि निर्यात को 2024 तक वर्तमान कृषि निर्यात मूल्य से दोगुना करना है। एक एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि अभी आपके यूपी से जो भी कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनका निर्यात जो होता है उसका निर्यात मूल्य 500 करोड़ का है। तो इनका कहना यह है कि 24 तक यानी 2024 तक हमें इसका मूल्य बढ़ाकर कितना करना है, 1000 करोड़ रुपए का मूल्य का निर्यात करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि निर्यात नीति 2019 में निर्यात मूल्य को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो आप बता देंगे 2024 तक का रखा गया है। 2024 तक हमें वर्तमान कृषि निर्यात मूल्य को दोगुना करना है। अब है कृषि पार्क। तो कृषि पार्कों की स्थापना किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं। हालांकि आपके कुछ जिलों में कृषि पार्क जो प्रस्तावित हैं यानी उन पर काम चल रहा है, अभी बने नहीं है। तो अभी वर्तमान में आपके यहाँ पर ये लिखे हुए हैं 4 जिले, यहीं पर आपके एग्रीकल्चर पार्क देखने को मिलेंगे। कृषि चिंतन। कृषि चिंतन एक पत्रिका है, मासिक बुलेटिन का प्रकाशन है। तो कृषि की जो समसामयिक समस्याएं हैं इनके निदान करने के लिए, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए राज्य कृषि विभाग के द्वारा कृषि चिंतन नामक एक मासिक बुलेटिन है। देखिए ये पत्रिका जो है मासिक है, ईयरली नहीं है बल्कि मंथली पत्रिका है। और किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके राज्य के कृषि विभाग के द्वारा जारी की जाती है और इसका ये प्रकाशन किया जाता है। यानी कि पत्रिका का नाम है कृषि चिंतन, जारीकर्ता कौन है? आपका उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग, और ये एक मंथली मैगजीन है। अब है आपकी किसान मित्र योजना। तो प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी योजना ये 18 जून सन 2001 से स्टार्ट की गई है। इसके अलावा आपकी अगली योजना है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत प्रदेश सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2003 से की गई है, यानी महात्मा गांधी जी का जो बर्थडे होता है उसी दिन से इसकी स्टार्टिंग की गई है। इसमें 60 वर्ष से ऊपर किसानों को 500 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है। आपकी एक बहुचर्चित योजना है, इसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके बारे में आपने सुना होगा और ये काफ़ी लाभदायी योजना है। किसानों के समय से कृषि कार्यों हेतु बैंकों से कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में यह योजना 1999 सन 2000 से ये चलाई जा रही है। आप लोग जानते हैं कि अगर किसान स्थानीय जो साहूकार हैं या स्थानीय जो भी महाजन वगैरह है उनसे अगर कर्ज लेता है तो उनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और किसान उनका जो कर्ज है वो लौटा नहीं पाता है और वो उनके कर्ज के चक्कर में फंसता चला जाता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगता जाता है और एक स्थिति ऐसी क्रिएट होती है किसान के पास अपनी ज़मीन बेचने के सिवा या आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो किसान को इस प्रकार की दुविधाओं से निकालने के लिए, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ये क्रिएट किसान के सामने ना हो पाए, तो सरकार ने यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, यानी किसान के पास 1 एकड़ यहाँ पर ज़मीन है और 1 एकड़ ज़मीन के लिए सरकार ने लिमिट बना दी है। मान लेते हैं, यानी मैं यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लूँगा, मैंने मान लिया 1 एकड़ के लिए सरकार ने लिमिट बना दी है 50,000 रुपये की, कि ये किसान 50,000 रुपये तक का जब भी चाहे फंड बैंक से निकाल सकता है। तो यही किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। और आपके यहाँ पर जो ब्याज दरें होंगी बहुत ही रियायती ब्याज दरें होंगी, यानी आप जो साहूकार या जो महाजन से आप उठाते हैं 8, 9 या 10% के इंटरेस्ट पर, उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है वो सालाना होता है, सालाना या छमाही में होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और ये किसान के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सहूलियत है। तो यही किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पर रियलिटी नहीं है, यानी इससे ज़्यादा भी लिमिट हो सकती है क्रेडिट लिमिट। अब आपकी अगली योजना आ जाती है राष्ट्रीय कृषि और मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कृषि उत्पादन में शामिल जोखिमों से किसानों की रक्षा हेतु केंद्र के सहयोग से 1999 सन 2000 में ये योजना शुरू की गई है और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 2010-11 में इसको कुछ संशोधनों के साथ संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से लागू किया गया था। पुनः इसका सन 2014 में फिर से संशोधन किया गया और 2014 से इसे संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। देखिए, इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं और रोगों से फसल की बुआई न कर पाने या खड़ी फसल नष्ट होने पर
कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये आपकी हो गई राष्ट्रीय कृषि और मौसम आधारित फसल बीमा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना की है, ताकि किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े और उन्हें उचित मूल्य पर प्रमाणित बीज भी उपलब्ध हो सके। तो इस उद्देश्य से 15 फरवरी सन 2002 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह निगम यानी उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 10 दिसंबर सन 2002 से अपना कार्य कर रहा है। यानी आपका जो ये निगम है ये कब से कार्यशील है? ये 10 दिसंबर सन 2000 से एक्टिव है और तब से लेकर अब तक ये कार्य कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भी बनाई है। इस संस्था का उद्देश्य राज्य में बीजों की आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता व अंकुरण क्षमता को मानकों के अनुरूप बनाए रखने और बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु इस संस्था की स्थापना 5 अक्टूबर 1976 को की गई है। अगली संस्था है आपकी उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान। इसका गठन जो है इसका गठन 1998 में लखनऊ में किया गया है। इसके नियंत्रण में 47 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, 38 जिलों में समादेश विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम और 15 जिलों में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम भी बनाया गया है। तो जैसा कि नाम से ही वहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। तो इसकी स्थापना क्या है? जो आपके भूमि सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना मार्च 1978 में की गई है। देखिए यहाँ पर जो स्थापना वर्ष हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं कि इस निगम की स्थापना कब हुई है यूपी में। तो आपको ये याद रखना है, इसकी स्थापना मार्च 1978 में की गई है। अब आपकी है ग्रामीण खाद्य बैंक। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आपके 2-3 बार पूछे गए हैं प्रदेश के एग्जामों में। तो पूर्वांचल के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और बलिया, यानी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपका यहाँ पर सोनभद्र है, इधर आपका ऊपर बढ़ेंगे ये मिर्जापुर हो गया, इधर आपका चंदौली है, गाजीपुर है, मऊ और बलिया, यानी कि आपके ये जिले हैं। यहाँ पर मैंने जो एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया है इसके अंदर जो जिले हैं आपके ये इसमें आ गए आपके पूर्वांचल में। बुंदेलखंड के 7 जनपद, बुंदेलखंड के 7 जनपद कौन कौन से हैं? ललितपुर है आपका, झांसी है आपका, जालौन है, इधर आपका हमीरपुर है, हमीरपुर के नीचे महोबा है, बांदा है आपका, फिर आपका चित्रकूट है। ऐसे करके 7 जिले आपके बुंदेलखंड के। तो इनमें ये योजना 2007 से चल रही है और इन 12 जिलों में कुल मिलाकर 500 बैंक यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक बैंक से 40-40 अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ से लाभार्थी 1 कुंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है, जिसे उसको 1 वर्ष की समान किस्तों पर वापस करना होता है। तो यहाँ पर आपने देख ली है किन किन जिलों में चल रही है, यानी आपके 13 जिले इसमें हैं। हालांकि ये आगे और भी बढ़ाए जाने की संभावना है, लेकिन फिलहाल में आपके 13 जिले इसमें कवर किए गए हैं। 7 जिले जो हैं आपके बुंदेलखंड के हैं और 6 जिले यहाँ पर आपके जो हैं पूर्वांचल के इसमें शामिल हैं। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। देखिए ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये भी याद रखना है कौन सी परियोजना स्वतंत्र रूप से प्रदेश सरकार चला रही है, कौन सी परियोजना में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी है और कौन सी परियोजना किसी बाहरी या विदेशी संस्था के द्वारा संचालित हो रही है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है ये विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 18 पश्चिमी जिलों के 170 विकासखंडों में ये योजना चलाई जा रही है और इस योजना में कम जल वाली फसलों को बढ़ावा देना और SMS के जरिए, ये शॉर्ट मैसेज सर्विस जो होती है SMS मोबाइल वाला, उसके जरिए किसानों को बाजार मूल्य की जानकारी देना आदि कार्य इसके जरिए किए जा रहे हैं। तो आपने ये भी देख ली। इसके अलावा आपकी किसान सेवा रथ भी चल रहा है। तो ये जनपद मुख्यालय से जो सुदूर निवास करने वाले कृषक हैं इनको एग्रीकल्चर से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए यह सेवा सन 2010-11 में शुरू की गई है। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम चल रहा है। तो ये एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम चयनित जनपदों में उगाई जाने वाली चयनित जो धान्य फसलें हैं, इन धान की जो फसलें हैं इनकी उत्पादकता में वृद्धि कर क्षेत्रीय असमानता को कम करने के उद्देश्य से यह योजना 2010-11 में स्टार्ट की गई थी। अब है आपकी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। देखिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को आप लोगों के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। आपको याद होगा जब मोदी गवर्नमेंट 3 कृषि कानून लेकर आई तो उस समय मंडी परिषद की जो भूमिका थी उसको लेकर तरह तरह की शंकाएं क्रिएट हुई, तरह तरह के भ्रम फैलाए गए और आप लोगों के मन में भी तरह तरह की बातें आई होंगी। हालांकि सरकार को दबाव में आकर वो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन फिर भी मंडी परिषद की क्या भूमिका होती है,
इसकी स्थापना का क्या प्रयोजन रहा है। ऐसे कई तरह के सवाल थे जो कि आपके मन में शायद उस समय वो क्लियर हुए हों या ना हुए हों। हो सकता है आप लोगों ने जानने का प्रयास किया हो या फिर समय के साथ आप भूल गए हों। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मंडी परिषद की स्थापना क्यों की गई। तो देखिए, जो कृषि बाजार थे, परंपरागत जो कृषि बाजार थे, तो उनमें व्याप्त कुरीतियाँ, उनमें गैरकानूनी कटौतियाँ और बिचौलियों का जो अनुचित व्यवहार था, उसकी वजह से ये इनकी स्थापना करनी पड़ी। तो देखिए, यहाँ पर अनुचित व्यवहार क्या है, बिचौलिए क्या है, कुरीतियाँ क्या हैं, वो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपका एक क्षेत्र है ये वाला, और इस क्षेत्र में 100-150 गाँव आते हैं। 100-150 किसान नहीं आते हैं, बल्कि 100-150 यहाँ पर गाँव आते हैं। लेकिन इन गाँव के जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं। सीमांत का मतलब ये है कि इनके पास जो भी खेत हैं, उनकी खेतों का आकार इतना ज़्यादा नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे उत्पादन कर सकें। यानी उत्पादन उतना ही होता है जितना कि वो अपना खुद का खा सकें और थोड़ा सा मार्केट में बेच सकें। तो यहाँ पर सीमांत किसान रहते हैं। अब ये जो गाँव है, इनके गाँव के बिल्कुल बगल से ही लगा हुआ एक नगर है, छोटा सा नगर है, जहाँ पर 4-5 आड़तियाँ हैं जो कि इनका उत्पादन खरीद सकते हैं। यानी ये आड़तियों का काम ही ये होता है, जो भी कृषि से जुड़ा हुआ उत्पादन होता है उसको खरीदते हैं। अब देखिए, ये नगर इनके बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। वहीं एक शहर का एक बड़ा सा, या फिर हम कह सकते हैं एक दूर शहर में जाकर एक बड़ा सा कृषि व्यापारिक केंद्र भी है। चूँकि ये काफ़ी दूर पड़ता है और इनकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये वहाँ तक उसको ले जा पाएँ, क्योंकि ले जाएंगे, लाने ले जाने में किराया इतना ज़्यादा लग जाएगा कि प्रॉफिट मालूम ही नहीं पड़ेगा और समय भी खराब होगा। तो ये किसान ये सोचते हैं कि भाई हम अपना जो भी उत्पाद है, एग्रीकल्चर उत्पाद है, उसको स्थानीय बाजार में बेचाएं, यानी जो बगल का नगर है यहीं पे बेचाते हैं। क्यों इतना दूर जाएंगे, क्यों इतना समय खराब करेंगे, यहीं बेचाते हैं क्योंकि पैदावार ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर जो 4-5 आड़तिये हैं, मान लीजिए उस साल गेहूँ का सीजन है, तो इन्होंने ये यूनिटी बना ली है कि हम 1500 रुपये से ज़्यादा, 1500 रुपये प्रति कुंटल से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ेंगे। जबकि जो बड़ी वाला जो बाजार है, बड़ा वाला बाजार है, यहाँ पर 1800 का रेट चल रहा है। अब लेकिन जो स्थानीय बाजार है, उन्होंने यहाँ पे यूनिटी बना ली है कि हम 1500 से ऊपर बढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के जो भी किसान हैं, इनके सामने मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इनकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं है जो बड़ी मंडी तक जा पाएँ। तो मजबूरी में ये इन बिचौलियों को, यानी जो आपके आड़ती हैं वास्तव में बिचौलिए हैं, तो इन बिचौलियों को अपना उत्पादन बेच आते हैं, अपना जो उत्पाद है वो इन्हें बेच आते हैं। और इस वजह से क्या होता है, इनके तो बल्ले बल्ले रहते हैं, आड़तियों के तो मजे रहते हैं, किसान को घाटा झेलना पड़ता है। एक तो उसे मतलब जो बाजार रेट था वो भी नहीं मिल पाया, और ऊपर से वो सस्ते दामों पर ही अपना फसल बेच कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके तो मजे रहते हैं, और ये जो बिचौलिए हैं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, इनकी वजह से किसान जो हमेशा घाटे में रहता है। तो सरकार ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आपके पूरे देश के लिए मंडी परिषद का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो राज्यवार इम्प्लीमेंट भी किया गया। और ये समस्या जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाई है, ये समस्या केवल यूपी की नहीं रही है, बल्कि पूरे देश की समस्या ये रही है, और आज भी ये समस्या व्याप्त है। हालांकि आज इतने लार्ज स्केल पर नहीं है, लेकिन आज भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो कृषि विपणन की स्वस्थ परंपराओं की स्थापना करने के उद्देश्य से 1964 में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 पारित किया गया, और 1973 में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई। यानी जो आपका मंडी परिषद अधिनियम है, कब बना है, 1964 में बना है, और आपके यूपी में जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1973 में हुई है। ठीक है। वर्तमान में इस परिषद के अधीन 251 मुख्य और 375 उप मंडियां विनियमित हैं। प्रत्येक मंडी के लिए एक मंडी समिति की स्थापना भी इसमें की गई है। तो मंडी समितियों के द्वारा मंडियों के विनियमन के साथ साथ नवीन मंडी स्थलों का भी निर्माण कराया जाता है। राज्य के मंडी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना नामक योजना चलाई जा रही है। यानी ये योजना जो है जिलाधिकारी के माध्यम से चलाई जा रही है, और इस योजना में जोत सीमा के आधार पर न्यूनतम 30,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। इसके अलावा मंडी परिषद द्वारा कुछ योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है। इसी क्रम में आपकी एक योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना। तो मंडी परिषद द्वारा राज्य के अधिसूचित मंडी क्षेत्रों के 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडी समिति या परिषद के मजदूरों को इस योजना के तहत शारीरिक क्षति होने पर 5 से लेकर 75,000 रुपये की सहायता और डेथ होने पर 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। एक और योजना ये भी आपके मंडी परिषद द्वारा इंप्लीमेंट करवाई जा रही है, ये है आपकी मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना। तो मंडी परिषद द्वारा किसानों हेतु ये योजना चलाई जा रही है, और इस योजना में उपहारों के 4 त्रैमासिक और 2 छमाही ड्रॉ निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा, अखबारों में नाम पढ़ा होगा कि इसमें जो किसान सबसे ज़्यादा पैदावार पैदा करते हैं
तो उनके लिए इस तरह की योजना होती है। तो आपके मान लीजिए जिले में 50 ऐसे किसान इन्होंने आइडेंटिफाई किए जिनकी पैदावार अच्छी खासी रही है, और उनके लिए इन्होंने ये लकी ड्रॉ निकलवाया। तो अखबारों में आप नाम पढ़ते होंगे कि ये फलाना सिंह ये विजेता रहे हैं मंडी समिति में, सॉरी मंडी परिषद के भीतर। तो ये वही योजना है। इसके अलावा मंडी परिषद के अंतर्गत नोएडा में एक पुष्प नीलामी केंद्र और आधुनिक फल मंडी बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी की कौन सी मंडी परिषद के अंतर्गत एक पुष्प नीलामी केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो आप बता देंगे ये नोएडा मंडी परिषद के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है। तो ऐसे करके तमाम और ऐसी योजनाएं हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य योजनाएं जो थी वो यहाँ पर रख दी हैं, अन्यथा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका संचालन मंडी परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, जिनका कार्यान्वयन मंडी परिषद करवा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो फिलहाल हमारे जो अपने एग्जाम के लायक जितना हमें जानना था वो हमने मंडी परिषद के बारे में जान लिया है। अब आपका है राजस्व विभागाधीन कार्यक्रम। तो इस टॉपिक पे हम लोग राजस्व विभाग का क्या रोल है ये जानेंगे, और राजस्व विभाग किन किन कार्यक्रमों का संचालन करता है वो भी यहाँ पर देखेंगे। भूमि संबंधी अभिलेखों के समुचित रखरखाव, बिखरे जोतों की चकबंदी, कृषि उपज संबंधी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों का सृजन आदि कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। राजस्व विभाग के प्रशासन में लेखपाल, तहसीलदार, जिला कलेक्टर, कमिश्नर आदि ये इसके अंग हैं। अब राजस्व विभाग ने कौन कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में भूमि सुधार की दिशा में कई अधिनियम पारित किए गए हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर 2 अधिनियम दिए हुए हैं, उन दोनों अधिनियमों को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 पारित किया गया। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कई कानून बने और भूमिहीनों को भूमि का आवंटन किया गया। एक अगला अधिनियम और है, यह अधिनियम काफी विवादों में रहा है और काफी चर्चा का विषय भी रहा है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960, जिसको सीलिंग कानून भी कहा जाता है। तो इसके माध्यम से भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई, और अधिकतम सीमा थी यहाँ पर 18 एकड़। यानी अगर किसी किसान के पास, किसी जमींदार के पास 18 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तो उसकी 18 एकड़ ज़मीन छोड़कर बाद बाकी जो ज़मीन रह जाएगी वो सरकार अपने हाथ में लेकर जो समाज के निर्धन वर्ग हैं, निर्बल वर्ग के व्यक्ति हैं, उनमें वो वितरित कर देगी। तो ये वाला कानून था। तो ये दोनों ही कानून जो है आपकी भूमि सुधार से संबंधित हैं, और आई होप आपको ये दोनों कानून समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्व विभाग के जो अन्य काम है उनको भी जान लेते हैं। राजस्व विभाग के द्वारा ही सूखा पड़ने पर, अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश होने पर, या फिर बाढ़, अग्निकांड, आंधी या चक्रवात या शीतलहर आदि आने पर जो सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो राजस्व विभाग के द्वारा ही करवाई जाती है। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। और राज्य स्तर पर जो गठित प्राधिकरण है तो इसमें राज्य आपदा मोचक निधि में 75% केंद्र सरकार का योगदान है और 25% आपकी प्रदेश सरकार का योगदान है। आपके प्रदेश के लिए एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा संचालित की जा रही है। इसका नाम है आपदा प्रबंधन परियोजना 2003। तो इसने प्रदेश के भूकंप के प्रति अति 6 संवेदनशील शहरों की पहचान की है। यानी यूपी के 6 शहर जो हैं वो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, वो इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? बरेली, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर और लखनऊ। ये 6 शहर जो हैं इस परियोजना में भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील बताए हैं। तो इस परियोजना में है क्या? इस परियोजना में क्या है कि इन 6 शहरों के आसपास के जो जिले हैं, 13 जिले हैं, उन 13 जिलों के जो भी ग्रामीण नागरिक हैं, इन ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब है आपकी चकबंदी कार्यक्रम योजना। तो प्रदेश में कृषि उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से 1954 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है, यानी इस योजना के अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को एकत्र करके चक बनाए जाते हैं और चक मार्ग, संपर्क मार्ग, नाली, सामान्य आबादी, SC/ST आबादी और सार्वजनिक परियोजना से भूमि आरक्षित की जाती है। ये सब काम चकबंदी योजना के तहत किए जाते हैं। देखिए, अब आपका आ जाता है राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये जो है केंद्र के सहयोग से राज्य में यह योजना 2008-09 से स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत खतौनी के डेटा का वैलिडेशन, अमल दरामद का अद्यावधीकरण, खसरा अभिलेखों का फीडिंग, नक्शा का कंप्यूटरीकरण, ये सब कार्य इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 शब्द आए हैं अलग अलग, खतौनी,
अमल दरामद और खसरा। इनका मतलब क्या होता है? देखिए, खतौनी जो है एक तरह का खाता नंबर होता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली सभी जमीनों की जानकारी दी गई होती है। जैसे एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ का दे देता हूं। जैसे आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपके जो अलग अलग बैंक अकाउंट हैं खुले हुए हैं, मान लीजिए एक आपका SBI में खुला है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कोई आपका PNB में खुला है, ठीक है, कोई आपका जो आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है उसमें खुला हुआ है, OBC जो है उसमें खुला हुआ है। तो यहाँ पर पैन कार्ड क्या हो गया? पैन कार्ड आपका खतौनी हो गया। और जो आपका जी अलग अलग बैंक अकाउंट जो खुले हुए हैं अलग अलग बैंकों में, ये सब आपके खसरा बोले जाएंगे, ये सब आपके खसरा बोले जाएंगे। यानी जो आपके कई सारी जगहों पर भूमि के टुकड़े होते हैं, यानी ये किसान के फॉर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए A नाम का किसान है, तो ये इसका क्या है? खतौनी है। और इसकी जो अलग अलग भूमियाँ पड़ी हैं, इसकी अलग अलग ज़मीनें पड़ी हैं, एक यहाँ पे पड़ी है, एक यहाँ पर है, और इन सबको जोड़कर एक नंबर जो बनाया गया है वो खतौनी हो जाएगा। और ये जो बोले जाएंगे ये खसरा बोले जाएंगे, ये खसरा बोले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और है, अमल दरामद। मान लीजिए A नाम के व्यक्ति ने अपना ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो खसरा नंबर है, ये वाली ज़मीन को बेच दिया है। अब जब तक ये वाली जो ज़मीन है जो खरीदने वाले व्यक्ति के खतौनी में नहीं चढ़ जाएगी, तब तक ये अमल दरामद नहीं माना जाएगा, यानी इसको दाखिल खारिज नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ टर्म होते हैं, आप में से जो लोग तहसील में उठते बैठते हैं या ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं उनके लिए ये आम बात है। तो आप में से ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी टर्म होते हैं, ठीक है। ये जो शब्दावली आप देख रहे हैं, खतौनी, अमल दरामद, खसरा वगैरह, ये मुस्लिम शासनकाल से ही चली आ रही है। हालांकि ऐसे बहुत सारे शब्द और भी हैं जो कि आज तक रिप्लेस नहीं किए गए हैं। अब देखिए एक योजना आ जाती है आपकी किसान बही योजना। तो प्रदेश के 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही या पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन करके 1992 से किसान बही योजना लागू की गई है। इसमें खातेदार का नाम, पता और उसके भौमिक विवरण के साथ ही विक्रय, बंधक, पट्टा, विनियमन से संबंधित प्रविष्टियों का उल्लेख रहता है। यानी आपने देखा होगा कि बंधक का मतलब क्या होता है कि कुछ साल के लिए एग्रीमेंट करवा लिया तो बंधक बोला जाएगा। पट्टा का मतलब क्या है कि खेती करने के लिए कोई दूसरा किसान उसे 1 साल या 2 साल के लिए ले ले, वो पट्टा बोला जाएगा। तो ऐसे करके ये सारी जानकारी किसान बही योजना के अंतर्गत दर्ज की जाती है। अब देखिए नोट में बताया गया है कि सहकारी आंदोलन हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ। तो सहकारी आंदोलन के बहुमुखी प्रभाव को देखते हुए, प्रसार को देखते हुए 1965 में हमारे प्रदेश में सहकारी कानून बनाया गया। यानी अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सहकारी कानून 1965 में बनाया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज आपने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारी नीतियाँ, योजनाएं और जो भी यहाँ पर परियोजनाएं चलाई जा रही थी उनको यहाँ पर आपने देख लिया है। तो आपकी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी तथ्य थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आप लोगों से मेरी हर बार की तरह आज भी गुजारिश यही है कि आप लोग, सबसे बड़ी आप लोगों के अंदर कमी एक ये रहती है कि आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए जब मैं परमानेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, डेली वीडियो आ रहा है, कम से कम रेस्पॉन्स दीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप ये वीडियो 1 साल बाद देखेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे, तो हो सकता है वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ, या आप कोई सवाल पूछेंगे तो हो सकता है वहाँ मैं उसका आंसर ना दे पाऊँ। तो जिस समय ये वीडियो आ रही है इसी समय अगर आप एक्टिव होकर इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या 1 साल बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आप डिसाइड कीजिए। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो डेली वीडियो आपको उपलब्ध हो रही है शाम के 9 बजे, तो उसको आप देखा कीजिए। जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, वहाँ पे पुटअप कीजिए, मैं उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।